हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जानते हैं जैसे कि एमपीपीएससी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम पिछले साल जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं 2001 से लेके 2020 तक के, ठीक है, याद रखोगे 2001 से लेकर 2020 तक के सभी सॉल्व पेपरों को देखेंगे, जिसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन करेंगे जिससे आपके आगे की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अच्छे से अच्छे संग्रह हो जाए और आप आसानी से इसको याद रख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो अगर इससे पहले आपने अभी और भी सेट पेपर नहीं देखे हैं प्लीज, जैसे 2011 2010 का सेट पेपर है हमारा, ठीक है, 2011 का नहीं देखा है तो 2011 का देखिए। 12 13 14 15 16 17 18 19 तक पूरे सेट पेपर बने हुए हैं हमारे, ठीक है। और 2001 3 5 जो सेट पेपर बने हुए हैं, ठीक है ना, वो आपको नालंदा एकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट को चेक करिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो जरा देखिए, हम डायरेक्ट आंसर पे ही बताएंगे। देखिए डायरेक्ट आंसर इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन जो है, ठीक है, एक क्या है, दर्द निवारक औषधि है जिसकी खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इन्हें अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, याद रखोगे, जो अलेक्जेंडर ग्राम बेल है ना, इन्होंने किसकी खोज की थी? टेलीफोन और माइक्रोफोन की, ठीक है ना। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने, तीनों चारों को बता देता हूं मैं, एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। किसका? सापेक्षता का सिद्धांत बताया था इन्होंने, और साथ साथ में इन्होंने बताया था प्रकाश विद्युत प्रवाह को, ठीक है ना, याद रखोगे। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें पेनिसिलिन की खोज की थी, साथ ही एक एंटीबायोटिक्स के आधारभूत का ज्ञान का भी प्रतिपादन इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? इनमें से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? तांबा। देखिए तांबा एक ऐसा तत्व है या एक ऐसी धातु है जो प्रदूषण नहीं फैलाती। क्यों? क्योंकि यह ताप और विद्युत का सुचालक होती है, ठीक है, ताप और विद्युत का सुचालक होती है। तांबा में पिघली अवस्था में, याद रखो, गैस को शोषित करने की क्षमता होती है। किसको? गैस को शोषित करने की क्षमता होती है, याद रखोगे, ठीक है। जब गैस पुनः ठंडी हो जाती है तो फिर वह दोबारा गैस मुक्त अवस्था में हो जाती है, ठीक है। साथ साथ में याद रखोगे तांबा बहु उपयोगी, ठीक है ना, बहु उपयोगी धातु है जिसका प्रयोग हम जीवाणुनाशक के रूप में भी करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग तांबे का किसके रूप में भी करते हैं? जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखोगे, तांबे का, कॉपर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज इसमें से किसने की थी? आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा? थॉमस एडिसन ने, ठीक है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किसने? एडिसन ने किया था। इसमें क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का एक कुंडली नुमा क्या होता है? तार होता है। किसका? टंगस्टन का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? टंगस्टन होता है, जो कुंडली नामा के रूप में जुड़ा होता है, ठीक है, याद रखना। जबकि ग्राम बेल के बारे में हम बता चुके हैं, अगर क्वेश्चन आए तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखोगे थर्मोस्कोप का जो आविष्कार किया था वो गैलीलियो ने किया था। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि गैलीलियो किस देश से संबंधित थे? तो आप याद रखोगे किससे? इटली देश से संबंधित थे। इटली देश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने खोज कब की थी? 1593 में। देखिए थर्मोस्कोप की जो खोज हुई थी, थर्मोमीटर की जो खोज हुई थी, वो हुई थी 1593 में, ठीक है, 1593 में। इनका जन्म अगर पूछ लिया जाए गैलीलियो का, तो जन्म हुआ था इनका 1564 में, ठीक है, 1564 में। ये दोनों डेट है, आप इनकी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है,
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत 1687 में, कब? 1687 में दिया था, याद रखोगे। इसके गुरुत्वाकर्षण क्वेश्चन आया कि इसके प्रतिपादक सर आइजैक न्यूटन माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम भी अगर पूछ लिया जाए, सर आइजैक न्यूटन की पुस्तक का नाम तो कौन सी थी? प्रिंसिपिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंसिपिया इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसमें खगोल शास्त्र से संबंधित और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है आप उसको भी याद रखोगे। ठीक है ना, इसका नियम है जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगर क्वेश्चन आ जाए तो F = G, जहाँ पर नियतांक है G। ठीक है ना, यहाँ पे M1 M2। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाता है? d², अपॉन में d²। इनका क्या है? प्रतिपादक सूत्र है जो गुरुत्वाकर्षण का सूत्र कहा जाता है। इस नियम के अनुसार याद रखोगे कि पदार्थ के दो कण M1 और M2, पदार्थ के दो कणों के बीच याद रखोगे कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के बीच। कितने? ये द्रव्यमान हो गया, कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुत्क्रमणानुपाती। ठीक है, अनुत्क्रमणानुपाती, F के अनुत्क्रमणानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बड़े के बराबर होता है। ठीक है ना, याद रखो व्युत्क्रमानुपाती बड़े के बराबर होता है और जी यहाँ पर क्या लग जाता है? नियतांक लग जाता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है? हमारा बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो प्रिंसिपिया से भी याद रखोगे क्वेश्चन अगर पूछा जाए। ठीक है, 1687 में इन्होंने क्या किया था? ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है उड़ने वाला स्तनपायी है, इनमें से उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? देखिए, चमगादड़। कौन है? चमगादड़ या बैट उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाले स्तनपायी से तात्पर्य ये रहता है कि वे जानवर या वे पशु पक्षी जो अपने बालक को, मतलब जो उनका बच्चा जन्म लेता है, उनको क्या है? अपने स्तनों से दूध पिलाने का कार्य जो करते हैं। ठीक है ना, याद रखोगे। ठीक है, तो स्तनधारी शब्द का अर्थ क्या होता है? स्तन ग्रंथियां रखने वाले जंतु जिसमें उत्पन्न दूध द्वारा उनके शिशु को पोषण प्राप्त होता है। तो इसमें से चमगादड़ हमारा आता है। ठीक है ना, चमगादड़ इसमें आती है। चमगादड़ का गढ़ पूछ लिया साइंटिफिक तरीके से तो याद रखोगे इनका गढ़ कौन सा है? कायरोप्टेरा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कायरोप्टेरा। ठीक है, चलिए तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है इनमें से? तो सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल मछली। कौन सी है? व्हेल मछली। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है। आकार की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा और भारी जीव जो है ना वो व्हेल मछली ही है। ठीक है, याद रखोगे। इसकी औसतम जो लंबाई होती है, इसकी औसतम लंबाई कितनी? 24 मीटर होती है। भार इसमें लगभग कितना? 185 टन, लगभग 185 टन होता है। यह गहरे समुद्र में पाए जाने वाली स्तनी है। जबकि सबसे छोटी स्तनी अगर पूछ ली जाए, ठीक है ना, याद रखना, सबसे छोटी अगर स्तनी पूछ ली जाए तो कौन सा होता है? छछूंदर होता है। कौन सा? छछूंदर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, सबसे छोटा स्तनी छछूंदर जो मलेशिया, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीपों में पाया जाता है। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? व्हेल मछली हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वर क्या है? तो याद रखोगे ज्वर रक्त कणिकाओं की सूजन है एक तरीके से। क्या है? देखिए इसको पूरा समझने का प्रयास करना। ज्वर एक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम? वायरस जनित बीमारी। ठीक है ना, वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, जिसके प्रभाव में संपूर्ण शरीर आ जाता है, शरीर का सामान्य तापमान बढ़ जाता है। वास्तव में ज्वर मानव शरीर की रक्त कणिकाओं की सूजन है। क्या है? वास्तव में मानव शरीर की रक्त कणिकाओं की क्या है? सूजन है। ठीक है ना, ज्वर का मुख्य लक्षण क्या होता है? शरीर के तापमान में वृद्धि करना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ज्वर का मुख्य लक्षण क्या होता है? शरीर के तापमान में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कौन सा भाग इनमें से पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, को जैव कोशिका का पावर हाउस या हम कह सकते हैं शक्ति, क्या? शक्ति केंद्र इनको हम कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस को शक्ति केंद्र
कहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब याद रखोगे इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, क्वेश्चन बनता है अल्टमैन ने, किसने की थी, अल्टमैन ने, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, सन भी आप याद रख सकते हो 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो याद रखो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका में जो कोशिका झिल्ली है सेल्यूलोज की, याद रखना, जैव कोशिका में किसकी, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में सेल्यूलोज की, पादप कोशिका में किसकी, सेल वॉल पाई जाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना, याद रखोगे। इसमें क्या पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, जो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन जैव कोशिका में क्या, कोशिका झिल्ली पाई जाती है केवल, ठीक है। चलिए, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत कौन सा, विकासवाद का सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखोगे डार्विन ने किया था। किसने, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, याद रखोगे। इनकी जो पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, कौन सी पुस्तक है, इसको भी याद रखोगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जानवरों से संबंधित इन्होंने, छोटे अति सूक्ष्म जीवों से संबंधित उन्होंने क्या दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। किसने, डार्विन ने, ठीक है, याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पुस्तक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में इन्होंने क्या बताया था, विकासवाद का सिद्धांत को बताया था, जिसके अनुसार लाखों वर्षों के दौरान इंसान बंदर से इंसान के रूप में पहुंचा है, ठीक है ना, याद रखो, बंदर से इंसान के रूप में पहुंचा है, ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही बताया था डार्विन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, रक्त का शरीर में क्या कार्य होता है, तो याद रखो, सारे शरीर में क्या कार्य करता है, ये ऑक्सीजन को पहुंचाता, किसको पहुंचाता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरे शरीर में फैलाता है, ठीक है ना, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक 14 वर्षीय किशोर का शारीरिक वजन लगभग कितना होना चाहिए, तो याद रखो 14 वर्षीय किशोर का जो वजन है वो लगभग 37 किलोग्राम होना चाहिए। कितना, 37 किलोग्राम होना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो याद रखोगे, दूध पिलाने वाली मां को प्रोटीन प्रतिदिन आहार में कितनी मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन की 100 ग्राम होनी चाहिए। कितनी, 100 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या 100 से यहाँ पे आप 110 ग्राम भी ये आंसर हो सकता है, ठीक है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, देखिए कक्ष पूछे हैं तो याद रखोगे कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे दो होते हैं, ठीक है ना, दो होते हैं हमारे क्या, निलय होते हैं, ठीक है ना, निलय होते हैं, और 2 होते हैं हमारे आलिंद होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, आलिंद होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है, इसलिए 4 कक्ष होते हैं हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखोगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सिरके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है कितना, 7.36 से लेकर 7.42 तक। देखिए पीएच का फुल फॉर्म अगर आ जाए तो आप याद रखोगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है रक्त में, तो याद रखोगे रक्त में जो मात्रा रहती है आप सभी जानते हैं, इसका 7 से ग्राफ नीचे जाता है
तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। 7 पे ये कैसा होता है, उदासीन होता है, 7 पे उदासीन होता है। 7 से ऊपर जाने पर ग्राफ 14 तक याद रखोगे ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से अगर रक्त पूछ लिया जाए तो रक्त कैसा होता है, रक्त क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। अधिक क्षारीय नहीं, लेकिन क्षारीयतापन उसमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी याद रखोगे इसमें से 21 वर्ष रहे थे। कितने रहे थे, 21 वर्ष रहे थे। कैसे रहे थे, पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि गांधी जी का जन्म याद रखोगे आप, गांधी जी के जन्म की डेट याद रखोगे तो गांधी जी का जन्म हुआ था कब, 1869 में, ठीक है, 1869 में हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी एक गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका वो कौन सी सन में गए थे, देखिए साउथ अफ्रीका गए, कब गए थे वो गए थे 1893 में, 1893 में। वापस लौटे, कब लौटे थे वो याद रखोगे, नस्ल भेद के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया, फिर उसके बाद 9 जनवरी वापस जब लौटे वो, तो याद रखो लौटने की डेट भी याद रखोगे, लौटे वो 1915 में, कब, 1915 में 9 जनवरी को। इसी दिन क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, लौटने का दिवस भी मनाया जाता है। जब आप 93 को 19 से काउंट करोगे ना तो याद रखोगे लगभग कितना, लगभग 21 वर्ष का अंतर आता है, लगभग 21 वर्ष का अंतर आता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लगभग गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जागीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। कौन सा था वो, याद रखो टॉमस रो था। कौन सा था, टॉमस रो था, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, टॉमस रो। ठीक, देखिए भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना को जो नींव डालने का श्रेय जाता है ना, तो कुछ एक हद तक टॉमस रो को भी जाता है। किसको, टॉमस रो को भी जाता है, क्योंकि ब्रिटिश काल में व्यापार की शुरुआत एक तरीके से मुगल साम्राज्य से आजाद लेने के बाद टॉमस रो को भी इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। आंसर हो जाएगा गोवा। कौन सा बना रहा था 15 अगस्त 1947 के बाद, देखिए गोवा एक ऐसा राज्य था जो 1961 तक, कब तक, 1961 तक, यानी कि लगभग 14 से 15 वर्षों तक किसके अधीन बना रहा था, पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था। फिर उसके बाद ऑपरेशन, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, ऑपरेशन विजय। कौन सा, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से गोवा को क्या कर लिया था, आज़ाद कर लिया था। आज़ाद करने के बाद इसको किस में मिला दिया गया था, संघ में मिला दिया गया था गोवा को। फिर गोवा को आप याद रखोगे इस तरीके से भी कि गोवा राज्य कब बना, तो गोवा को राज्य का दर्जा 1987 में, याद रखोगे 25वें, कौन से, 25वें राज्य के रूप में क्या दिया था, दर्जा दिया था, ठीक है ना। 25वें राज्य के रूप में दर्जा दिया था। ये 25वां राज्य बना था और इसकी राजधानी बनी थी कौन सी, पणजी। इसकी राजधानी बनी थी पणजी, ठीक है, गोवा की। ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1961 में पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको क्या किया था, आजाद कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भारत का अंतिम वायसराय कौन है। देखिए वायसराय पूछा, याद रखोगे वायसराय, अंतिम वायसराय कौन है। तो अंतिम वायसराय जो भारत में है एक तरीके से कौन था अंतिम वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हैं और अंतिम ही क्या है, ये अंतिम ही ब्रिटिश गवर्नर जनरल है अंतिम, क्योंकि 1947 के समय याद रखोगे जब देश आज़ाद हो रहा था वायसराय पद समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल का पद नियुक्त कर दिया था। कौन सा, गवर्नर जनरल का पद, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल यही बने रहे। फिर इसके बाद कौन बने थे हमारे, ठीक है, इनके बाद कौन बने थे, याद रखो जब अंतिम गवर्नर जनरल बने रहे। चलिए ठीक है, और उसके जे ब्रिटिश के थे, कौन से थे, ये ब्रिटिश के थे। अब मुझे जरा बताओ कि एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि कौन 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो भारतीय एकमात्र गवर्नर जनरल जो बना, भारतीय एकमात्र गवर्नर जनरल वो जो बना, उसका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझे
बताइए, ठीक है ना। लॉर्ड माउंटबेटन तो अंतिम वायसराय थे और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी यही थे, क्वेश्चन अगर आ जाए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? इनमें से कौन ने नहीं किया था? मोहन सिंह ने नहीं किया था, ठीक है ना, मोहन सिंह ने नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के देखो, गुरदयाल सिंह भी थे, प्रेम सहगल भी थे, शाहनवाज भी थे, ठीक है ना, जिन्हें लंबी सजा सुनाई दी थी, लेकिन फैसले के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतर आई थी, ठीक है ना, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो आप सभी जानते हैं, ग्वालियर का सिंधिया वंश। कौन सा था? ग्वालियर के सिंधिया वंश ने सबसे अधिक सहायता की थी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर भी जाना जाता है? ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात को कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? ठीक है, यानी कि कितने प्रतिशत भाग पर वन मौजूद है? कितने प्रतिशत भाग पर वन मौजूद है? तो याद रखोगे, उस समय के अनुसार, जो पेपर कौन सा पढ़ कर रहे हैं हम, 2010 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि इस समय जो वन नीति आई थी वो 2009 की वन नीति आई थी, और 2009 की वन नीति के अकॉर्डिंग आप याद रखोगे जो भारत में प्रतिशत था वो लगभग 23.84% था, यानी कि 23 इन तीन चारों के मध्य कौन सा हो जाएगा? बी वाला नजदीक है। 23 के पास में कौन सा है? 22.7 है, तो बी वाला आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद हुए। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति बदल चुकी है। वर्तमान में जो वनों का प्रतिशत है भारत में वो 24.50 के आसपास है, ठीक है, 24.5 के आसपास है, याद रखोगे, ठीक है। लेकिन होना कितना चाहिए? 33%। कितना होना चाहिए? 33%, जो मध्य प्रदेश में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा कैसे लगभग में ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कितने लगभग में ही पूछे जाते हैं। तो आप 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग याद रखो कि भारत में गांवों की संख्या 6,30,000 के आसपास आंकी गई है। 6,30,000 के आसपास आंकी गई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेहरी बांध बना है। टेहरी बांध किस पर बना हुआ है? देखिए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर गंगा नदी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें किसी भी ऑप्शन में टेहरी बांध याद रखोगे भागीरथी नदी पर बना है। कौन सी पर? भागीरथी नदी पर बना है, और ऑप्शन में नहीं है। और भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलकर कौन सी नदी बनाते हैं? गंगा नदी बनाते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो गंगा नदी का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो जहाँ से शुरुआत होती है वो भागीरथी नदी से होती है। तो हम कह सकते हैं कि टेहरी बांध कौन सी? गंगा नदी पर मौजूद है, यानी डी वाला आंसर इन चारों में से लगा सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, वैसे मुख्य रूप से भागीरथी पर बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है। कौन सी है? K2 है, ठीक है ना, याद रखोगे। सबसे ऊंची चोटी है, यह संसार भारत की सबसे ऊंची और ये संसार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? माउंट गॉडविन भी इसको कहा जाता है। इसके अन्य नाम में याद रखोगे आप इसको माउंट गॉडविन, ठीक है, माउंट गॉडविन भी इसको कहा जाता है। साथ साथ में याद रखोगे माउंट गॉडविन भी कहा जाता है। इसका पुराना जो नाम है ना कृष्णागिरी है। इसका पुराना जो नाम है वो क्या है? कृष्णागिरी। अब क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, गलत मत करना, पेपर में आने वाले एग्जाम में कृष्णागिरी है, ठीक है ना, ठीक है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई और आ जाती है, तो इसकी ऊंचाई भी याद रखो आप कितनी है? 8611 मीटर, ठीक है ना। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? वो 8,852 है, ठीक है, 8,852
52 और 8611 किसकी है, K2 की है। ठीक है, ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से नहीं है। तो देखिए, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन गोवा जो है ना, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि ये राज्य का दर्जा इसको दे दिया गया है। ठीक है, 1987 में। कब, 1987 में, जैसे मैंने अभी बताया 25वें राज्य के रूप में ये बन चुका है। ठीक है ना, तो ए वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, पश्चिमी घाट में वर्षा होती है, हिमालय क्षेत्र में होती है, मेघालय में होती है। ना इतनी मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है, ना हरियाणा पंजाब में होती है, ना आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ में। ये वाला आंसर बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, और सबसे अधिक अगर भारतवर्ष में केवल एक ही सिंगल होता, सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो याद रखोगे चेरापूंजी में होती है। कहाँ पर होती है, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो कहाँ पर है, मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में चावल की खेती कौन सी, चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा कितनी होना चाहिए। तो देखिए, चावल की खेती लिए वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। कितनी, 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो याद रखोगे 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। यानी कि क्वेश्चन आ जाए, देखिए कहां पर, कर्क रेखा के आसपास। कहां पर, कर्क रेखा के आसपास सबसे ज्यादा उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, विषुवत रेखा पर तो होता ही है, लेकिन विषुवत रेखा ज्यादातर पानी है, और तेज तापमान वहीं पर ज्यादा होगा जहाँ पर भूमि या जमीन होगी। तो देखिए, साउथ में भी 23 डिग्री है, 23 डिग्री है। ठीक है ना, ऊपर भी 23 साढ़े 23 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे क्या, जमीनी भाग नहीं है, पानी का भाग है। ठीक है ना, और यहाँ पे पूरा ही पूरा हमारा जमीनी भाग है। पूरे महाद्वीप, जैसे कि देखा जाए, एशिया महाद्वीप का इलाका बसा हुआ है। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप बसा हुआ है पूरा, और साउथ अमेरिका महाद्वीप बसा हुआ है। तो यानी जमीनी इलाका ज़्यादा है। तो देखा जाए, जहाँ जमीन ज़्यादा होगी वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और कर्क रेखा के समय यहाँ पर क्या रहता है, जून माह में और मई माह में सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है। तो इन सभी में से आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 25 डिग्री अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म आयनांत प्रतिवर्ष होता है। ग्रीष्म आयनांत प्रतिवर्ष होता है, इंग्लिश से इसको याद रखोगे आप। समर सॉल्स्टिस फॉल्स एवरी ईयर ऑन, कब होता है, तो इसका आंसर याद रखोगे, इसका आंसर है 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को होता है। ठीक है ना, देखिए आयनांत की स्थिति 2 बार होती है, देखने को मिलती है हमको। ठीक है ना, ठीक है, 2 बार देखने को मिलती है। सूर्य की आयनांत से मतलब ये होता है कि परिवर्तन होना, दिशा परिवर्तन होना। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति को हम कहते हैं कि, ठीक है ना, जो सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में याद रखोगे शीत आयनांत होता है कब, 21 दिसंबर को। कब होता है, 21 दिसंबर को। वैसे 2 बार होता है। तो उत्तरी कब होता है, ये होता है कहते हैं सर्दियों के समय। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। जबकि इस दिन क्या, वर्ष का सबसे छोटा दिन भी होता है। इस दिन कैसा होता है, वर्ष का सबसे छोटा दिन। ठीक है, याद रखोगे, सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, इस समय क्या, उत्तर की ओर सूर्य बढ़ता है, उत्तर की ओर सूर्य बढ़ता है दिसंबर में। ठीक है, वहीं देखा जाए इसके विपरीत ग्रीष्म आयनांत जो होता है, ठीक है ना, कौन सा, ग्रीष्म आयनांत होता है हमारा 21 जून को। 21 जून को होता है। इस समय क्या होता है, कहते हैं सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। और इस समय दक्षिण की ओर सूर्य बढ़ता है। ठीक है ना, तो 2 बार स्थिति ऐसी हमको देखने को मिलती है। और क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे ग्रीष्म आयनांत। ठीक है, ग्रीष्म आयनांत कब होता है, 21 जून को। और शीत आयनांत कब होता है, 21 दिसंबर को। 6 महीने के अंतराल में होती है ये स्थिति,
क्योंकि एक वर्ष में सूर्य पूरा ही पूरा एक चक्कर लगा लेता है, सूर्य का चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखिए, शनि ग्रह याद रखोगे प्लूटो से ठंडा है, शनि ग्रह प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है या नेपच्यून से गर्म है। देखिए याद रखोगे सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेपच्यून से कैसा है, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। ठीक है ना, याद रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी याद रखोगे हम 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है ना, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास। अगर ऐसे भी आपको याद नहीं हो रहा है तो एक सिंपल सा तरीका याद रख लो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी या कर आप याद रखोगे कि लगभग कितनी, लगभग 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है ना, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा इसका आ जाता है 14.96 करोड़ लगभग। ठीक है ना, लेकिन आप 15 करोड़ के आसपास याद रखोगे, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है याद रखोगे, महासागरों की संख्या पूछी है तो 5 है। ठीक है ना, और महाद्वीपों की अगर पूछ ली जाती तो 7 थी। ठीक है ना, अब वो 5 महासागर कौन कौन से हैं जल्दी से बता देता हूँ। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। 5 महासागर है और 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का आकार विश्व में कितना है? भारतवर्ष का आकार विश्व में कितना है? तो याद रखोगे 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना है? 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले कौन कौन से आते हैं? तो याद रखोगे सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा कौन सा, रूस। ठीक है ना, पहले नंबर पे आता है रूस, उसके बाद आता है कनाडा। ठीक है, कनाडा के बाद याद रखोगे चीन आता है। ठीक है ना, कनाडा के बाद चीन, फिर चीन के बाद आता है ब्राजील, ब्राजील जिस पूरे की पूरे नाम में आपको बता रहा हूँ। ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, 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 फिर उसके बाद आता है भारत। कितना? उसके बाद आता है भारत। तो आप देखोगे कि ये कौन से नंबर का हो गया, 7वें नंबर का हो गया। 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी 6वें नंबर का याद रखोगे। 6वें, देखिए सबसे पहले जो आता है विश्व में पहले नंबर पर आता है रूस, कनाडा, फिर कनाडा के बाद कनाडा के बाद यहाँ पे आता है यूएसए। ठीक है, ये गलती हो गई, यूएसए। ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये 5वें का, ये 6वें का, ये 7वें। ठीक है, याद रखोगे ये इस तरीके से हो गए, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखोगे भारत का टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो इनमें से अब कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा। देखिए बुध है, शुक्र है, शनि है, लेकिन फ्लोरिडा क्या है, सौरमंडल का ग्रह नहीं है। ठीक है ना, याद रखोगे। पहले तो कहते हैं प्लूटो था, लेकिन अब ये हट चुका है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 84,000,000 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 84 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, याद रखोगे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी रेगिस्तान है। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, एशिया का है और विश्व का सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर है। ठीक है ना, 90
किलोमीटर है, जबकि अमेजन दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। अमेजन जो नदी है, अमेजन नदी का भी क्षेत्रफल यहीं पे आप याद रख लो, अमेजन का 6296, ठीक है ना, 6296 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो है वो कौन सा? मेरियाना गर्त है, मेरियाना डीप है, ठीक है ना। सबसे डीपेस्ट ओशिनिक पॉइंट कौन सा है? मेरियाना है, ठीक है। इसकी गहराई कितनी है महासागर के अंदर? गहराई जो पूछी है, पहले तो याद रखोगे जो सबसे महासागरीय गर्त या गहरा है वो मेरियाना गर्त है। ये किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर में है। कौन से में? प्रशांत महासागर में। और ठीक है, इसकी टोटल गहराई कितनी है? तो गहराई भी आप याद रखोगे 11,033, कितनी? 11,033 मीटर गहराई है इसकी, ठीक है, प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजे पानी की विश्व की विशालतम झील कौन सी है? ताजे पानी की विश्व की विशालतम झील कौन सी है? विशालतम झील है तो लेक मिशिगन है। कौन सी है? लेक मिशिगन है। इनमें से ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वैसे तो सुपीरियर झील है, ठीक है, याद रखोगे। इन सभी ऑप्शनों में देखिए वैसे कौन सी है? सुपीरियर झील है, पहले तो याद रखोगे सुपीरियर झील है। लेकिन प्रश्न में जो ऑप्शन नहीं दिया गया है सुपीरियर झील का, इसलिए संयुक्त अमेरिका की कौन सी? मिशिगन झील ताजे पानी की विशालतम झील है, ठीक है। ये कहाँ पर है? यूएसए में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन, और बाकी की कैसी हैं? ये सब खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? नागालैंड के पर्वत प्रमुख क्या कहते हैं? बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि होना। कैसे? नागालैंड में झूम कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, पर्वतों का बंजर होना निम्नलिखित में एक कारण में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट देश में है, तो याद रखो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? याद रखोगे नेपाल देश में, ठीक है। एवरेस्ट जो चोटी है नेपाल में है, और K2 हमने पढ़ लिए कहाँ पर है? भारत में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो याद रखोगे चीन देश में। किस देश में? सर्वाधिक कोयला चीन में पाया जाता है, ठीक है। ऊर्जा की जननी कहे जाने वाला कोयला औद्योगिक ईंधन एक प्रमुख स्रोत है। कोयला ईंधन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर चीन आता है, दूसरे स्थान पर कौन सा? अमेरिका आता है, ठीक है ना। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर यूएसए, और तीसरे पर आता है हमारा भारत कोयला उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वाधिक रबर की खेती होती है। सर्वाधिक रबर की खेती अमेजन और जायरे बेसिन क्षेत्र में होती है, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो भारतीय याद रखोगे भारतीय संविधान का जो सर्वेक्षक है या संरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, ठीक है। संविधान के 124 में, कब? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो न केवल देश का सर्वोच्च न्यायालय है बल्कि भारतीय संविधान का संरक्षक भी है। इसका आशय यह है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के प्रतिकूल हो तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत उसे अवैध घोषित करे और संविधान की रक्षा करे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? संविधान का सर्वोच्च संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? तो कौन से वर्ष में अपनाया था? याद रखोगे 1950 में। लंबे समय के बाद संविधान सभा के द्वारा इसको 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से संविधान को अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन से हैं? तो सी राजगोपालाचारी हैं। कौन से हैं? सी राजगोपालाचारी हैं। इनके बाद भारतीय संविधान निर्माण के बाद इस पद को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और इसकी जगह एक नया पद आया जिसको बोला जाता है क्या? राष्ट्रपति। क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति। जो प्रथम बने थे हमारे कौन से? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति, संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या 545 है। कितनी है, 545 है। देखिए लोकसभा के लिए भारतीय संविधान में, ध्यान देना, भारतीय संविधान में अधिकतम 552 सीटें निर्धारित की गई हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं, 545 हैं। उनमें से 553 पर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, 543 पर, ठीक है ना, और 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 545 सीटें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। देखिए राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है निश्चित, तो याद रखोगे 250 है, निश्चित 250 है। ठीक है, इनमें से जरा ध्यान दोगे 250 में से 238 सदस्य विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति क्या करता है, 4-5 क्षेत्रों से, जैसे साहित्य का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, समाज सेवा का क्षेत्र, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों का करता है, मनोनीत करता है। क्या करता है, मनोनीत करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है। राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो याद रखोगे, जरा ध्यान देना जरा। देखिए सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर ऐसा नहीं है। सभा कैसे भंग होती है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते थे, नहीं। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, नहीं। तो जरा ध्यान देना, राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। स्थायी सदन है, याद रखोगे, स्थायी सदन है। इसका विघटन कोई नहीं कर सकता, किंतु इसके सदस्यों में यथासंभव क्या होता है, निकटतम 1/3 सदस्यों का संसद के द्वारा विधि द्वारा निर्मित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निर्वाचित कर दिया जाता है। यानी कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, पूछ लिया जाए तो आपसे। ठीक है, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है ना, बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में याद रखोगे 12 अनुसूचियां हैं। कितनी, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ठीक है। अब भाग अगर पूछ लिए जाए तो भाग कितने हैं, 22 हैं। अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं मुख्य रूप से, और टोटल तो अब कितने हो गए हैं, 450 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है ना, टोटल, क्योंकि संशोधन होते रहते हैं, बार बार बनते रहते हैं नए नए, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में प्रदान नहीं करता है, तो याद रखोगे समान आवास का अधिकार। समान आवास का अधिकार एक प्रकार से क्या है, अधिकार नहीं है। देखिए समता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पलट पर रखा जा सकता है। संसद के किस पलट पर रखा जा सकता है, तो याद रखोगे दोनों पलट पर, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे बात को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था। इनमें से किसने संभाला था, आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर ने संभाला था। ठीक है ना, किसने, देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनने का श्रेय जीबी मावलंकर को जाता है। श्री मावलंकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अध्यक्ष पद पर संभाला था तथा स्वतंत्र भारत में भी संसद में अध्यक्ष पद संभाला था। ठीक है, जीबी मावलंकर ऐसे व्यक्ति हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक बिग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो कौन से थे? किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक रूप से बिग त्याग दी थी, ठीक है ना? तो वो थे हमारे कौन से? जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर थे, ठीक है। सी वाला आंसर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाए तो, और जो अगर अध्यक्ष कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो किसने सत्ता ग्रहण की थी? संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी, ठीक है ना। बी वाला आंसर सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा एवं जन गण मन किसने गाया था? तो गाया था सुचेता कृपलानी ने। किसने गाया था? सुचेता कृपलानी ने 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, ये 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को बड़े हर्ष और उल्लास से गीत गाया था, ठीक है। चलिए, और इसी सुचेता कृपलानी को याद रखोगे, इसी सुचेता कृपलानी को स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय है, भारतीय संसद का सचिवालय कहाँ पर? याद रखोगे, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। संविधान सभा में याद रखोगे वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए, ठीक है, 15 वर्ष के लिए क्या किया गया था? इसकी जो स्थगित करने की बात की थी वो मौलाना आजाद ने की थी। किसने की थी? मौलाना। क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिसमें अर्थशास्त्र में इनका महत्वपूर्ण रोल अदा है, ठीक है ना। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से सारे एमपी के क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो जरा ध्यान दो, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है, ठीक है ना, ठीक है। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। 64 योगिनी का मंदिर है। चित्रगुप्त का मंदिर है सूर्यदेव के साथ साथ। लेकिन 10 अवतार का क्या है? नहीं है। 10 अवतार का मंदिर किसमें नहीं है, ठीक है ना। अब जरा देखिए कि 10 अवतार का मंदिर कहाँ पर है। 10 अवतार का मंदिर याद रखोगे आप, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के देवगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। देवगढ़ में स्थित है। हालांकि ये देवगढ़ हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है ना, गुप्तकालीन मंदिर है। तो ये देवगढ़ में झांसी जिले में, जो कि बेतवा नदी के बिल्कुल बीचों बीच टापू टाइप का लगता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आला उदल संबंधित थे। आला उदल संबंधित थे कहाँ से? महोबा से संबंधित थे, ठीक है ना, याद रखोगे। आला उदल महोबा से संबंधित थे। 2 महान योद्धा थे, ठीक है ना, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल इनमें से किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। किसने? मान सिंह ने बनवाया था, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड भी याद रखोगे आप, 1786 से लेकर 1516 के मध्य, ठीक है। अपनी प्रेमिका मृगनयनी के, ठीक है, गुजर जाने पर याद रखोगे मृगनयनी की याद में बनाया था, ठीक है ना। कौन सा? गुजरी महल, ठीक है ना। और जो मृगनयनी थी वो गुजरी जनजाति की थी। किसकी थी? गुज्जर जनजाति की, एक तरीके से गुज्जर जिसे बोलते हैं, उसी कारण से इसका नाम पड़ा था गुजरी महल, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना था? तो कौन सा नेता बना था? कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश का नेता जो था वो नेहरू की कैबिनेट में क्या बना था? कैलाश नाथ काटजू पहले तो रक्षा मंत्री फिर बाद में गृह मंत्री बने थे, ठीक है ना, याद रखना। चलिए, और साथ साथ में याद रखोगे कैलाश नाथ काटजू 1957 से लेकर 1962 तक मध्य प्रदेश के क्या रहे? मुख्यमंत्री भी, सीएम पद पर भी ये रहे थे, ठीक है ना, कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? 1956 में याद रखोगे जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वो विदर्भ क्षेत्र था, जो कहाँ पर मिला दिया गया था? महाराष्ट्र में मिला दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहा है? कौन सा रहा है? तो याद रखोगे खजुराहो, ठीक है ना, डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? याद रखोगे किस राजवंश ने प्रसिद्ध भारत के, याद रखोगे, खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा चंदेल वंशों ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ठीक है ना, चंदेल वंशों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चनों को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन पिछले सेट पेपर जो हो चुके हैं उनमें मैं करवा चुका हूँ, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है? तो याद रखोगे 37.5% जनता गरीबी रेखा से नीचे क्या कर रही है? जीवन यापन कर रही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। कहां पर? खरगोन में स्थित है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई 1077 है, ठीक है, कितनी? 1077 है। और अगर संपूर्ण लंबाई अगर इसकी पूछ ली जाए तो आप याद रखोगे 1312 किलोमीटर है, ठीक है, टोटल 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। चलिए, भारतवर्ष में सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा आदिवासी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश ही है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मंडला राजधानी थी, मंडला किसकी राजधानी थी? याद रखो गोंड वंश की थी, ठीक है ना, गोंडों की क्या थी? मंडला राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो होशंगाबाद क्षेत्र से होता है, ठीक है ना, होशंगाबाद क्षेत्र से होता है। अब होशंगाबाद में भी क्या है, अगर डीपली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ना तो याद रखोगे ये होशंगाबाद जिले में नहीं आता। अब जब से ये हरदा इससे अलग हुआ है तो हरदा जिले के, ठीक है ना, याद रखोगे हरदा जिले के, पहले तो होशंगाबाद जिले का जो क्षेत्र आता है मैं आपको पर्टिकुलर बता देता हूँ, जो आगर गाँव है, ठीक है ना, कौन सा? आगर गांव है। आगर गांव से एक अयस्क निकलता है जिसका नाम है हमारा क्या? बुल फार्म। क्या है? बुल फार्म, ठीक है ना, बुल फार्म अयस्क निकलता है। और ये अयस्क किसका है? हमारा टंगस्टन का है। ये अयस्क किसका है? टंगस्टन का है। इस बुल फार्म से ही क्या? टंगस्टन बनता है, ठीक है। तो अगर बुल फार्म भी आ जाए तो आंसर सही हो जाएगा, टंगस्टन भी आ जाए तो सही हो जाएगा। कहाँ से? आगर गांव से, यानी कि होशंगाबाद का संपूर्ण क्षेत्र से, ठीक है ना। चलिए, एकमात्र मध्य प्रदेश में ऐसा स्थान है जहाँ से टंगस्टन या बुल्फार हमको प्राप्त होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? इस्पात को काटने में, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में, एक्सरे में, ट्यूब में आदि में इसका उपयोग किया जाता है टंगस्टन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य के चित्रण का वर्णन किया गया है? किस चित्र में सौंदर्य के वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मेघदूतम में। किसमें?
मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखोगे, मेघदूतम में किया है कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विदिशा नदी तट पर है, विदिशा नदी के तट पर है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा इसमें, बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे पर क्या है, विदिशा स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना, अब देखिए ये पेपर 2010 का था जब इसकी स्थापना की जा रही थी, लेकिन अब संपूर्ण तरीके से इसकी स्थापना क्या है, हो चुकी है। ठीक है ना, आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर बिल्कुल ही है नहीं है, तो याद रखोगे इसमें आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, धार जिला। सी यहाँ से क्या है, गाँव है, तो इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर नोट्स देख लीजिए आप। ठीक है, नीचे तो धार जिला, जहाँ पर सही आंसर हो जाएगा धार जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा प्रथम खुली जेल कहाँ स्थापित है, तो प्रथम खुली जेल कहाँ पर, गुना जिले में। ठीक है ना, याद रखोगे मध्य प्रदेश में प्रथम खुली जेल की स्थापना, जिसका नाम नवजीवन शिविर रख दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नवजीवन शिविर कर दिया गया है, जो 1973 में खुली थी। ठीक है ना, इसका नाम नवजीवन शिविर रख दिया गया। ठीक है, अब ये गुना जिले में ना होते हुए कहां पर पहुंच चुकी है, अशोकनगर में, क्योंकि अशोकनगर क्या हो गया, ये अलग हो चुका है। ठीक है ना, अशोकनगर में पहुंच चुकी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरी खुली जेल अगर पूछी जाए तो 1975 में रीवा जिले में, कहाँ पर, रीवा जिले में। ठीक है, और अगर ये रीवा जिले गुना जिले के कहाँ पर, मुंगावली में, मुंगावली में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी, देखिए मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंडी, गोंडी, लेकिन कोरवी नहीं बोली जाती है। ठीक है ना, याद रखोगे कोरवी नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, तो देखिए नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, महानदी बहती है, लेकिन कृष्णा नदी नहीं बहती है। ठीक है ना, आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए महानदी का तो अपवा तंत्र मध्य प्रदेश में, लेकिन कृष्णा का तो बिल्कुल भी नहीं है, तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा भोज ने शासन किया था, राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया था, धार में किया था। ठीक है, धार नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है, इनमें से कौन सा कवि संस्कृत के मध्य प्रदेश में नहीं है, तो देखिए भवभूति है, मंडन मिश्र है, कालिदास है। ठीक है ना, याद रखोगे, तो कालिदास, भवभूति, मंडन मिश्र सभी का उल्लेख मिलता है, लेकिन राजतरंगी के लेखक, याद रखोगे राजतरंगी के जो लेखक हैं कल्लड़, वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ पर, शाजापुर जिले का भातखेड़ी क्षेत्र, कौन सा, शाजापुर जिले का भातखेड़ी क्षेत्र में की जाती है। ठीक है ना, याद रखोगे भातखेड़ी एक गांव है, ठीक है, जहां पर रावण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, संगमरमर की चट्टानों के लिए जबलपुर शहर कैसा है, प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखोगे नर्मदा से 13 किलोमीटर दूर स्थित जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में शामिल है, तो याद रखोगे ग्वालियर जो शहर है ना मध्य प्रदेश का, ठीक है ना, वो मध्य प्रदेश का सिंधु गंगा क्षेत्र में सम्मिलित आता है। ठीक है ना, सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां, याद रखोगे नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की नदियां, आंसर हो जाएगा दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की सभी नदियां कैसी हैं, दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती स्वतंत्र रूप से, याद रखोगे स्वतंत्र रूप से अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है ना, अरब सागर में गिरती हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है ना, जब आप देखोगे मध्य प्रदेश का मैप तो नर्मदा भी स्वतंत्र रूप से गिरती है और ताप्ती भी गिरती है,
लेकिन बाकी की दूसरी नदियों में सभी नदियां मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल बसा हुआ है, भोपाल कहाँ पर बसा हुआ है? तो याद रखोगे भोपाल जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है कहाँ पर? 7 पहाड़ियों पर। कहाँ पर? 7 पहाड़ियों पर भोपाल बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में सबसे बड़ी मस्जिद मौजूद है। तो भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो भोपाल में मौजूद है। ठीक है, भोपाल शहर में भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे ताजुल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ताजुल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखोगे ताजुल मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अपने उद्गम अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए एक क्वेश्चन हट चुका था, प्रशासन ने हटा दिया था, ध्यान देना। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट नहीं है खनिजों के रूप में, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरीके से एस्बेस्टॉस, याद रखोगे एस्बेस्टॉस, ठीक है, एस्बेस्टॉस भी होता है और बॉक्साइट भी होता है। ठीक है, दोनों होते हैं। कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोनों होते हैं। ठीक है, ये बॉक्साइट जो है ना वो किसका? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। एस क्या? फिर भी एस्बेस्टॉस मध्य प्रदेश में झाबुआ में मुख्य रूप से मिलता है। बॉक्साइट मुख्य रूप से कहाँ पर मिलता है हमारा? अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम भी हो गया, ठीक है, बॉक्साइट भी हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन था नहीं पाया जाता है, तो हम कह सकते थे बेरियम सल्फेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हट चुका है, विवादित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो याद रखोगे मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है ना वो गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा 100 नंबर का। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती थी, याद रखोगे कहाँ की रानी थी? तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो दुर्गावती थी मंडला की रानी थी। ठीक है ना, मंडला की गोंड शासिका रानी दुर्गावती अपनी वीरता, बुद्धि और शासन संचालन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, याद रखोगे। चलिए, जो अकबर ने युद्ध किया था अपने सेनापति आसफ खान को, ठीक है ना, 1564 में भेजा था। कब? 1564 में आसफ खान को भेजा था इससे लड़ने के लिए, जिसमें इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए, शायद देहांत नहीं कहेंगे, इन्होंने स्वयं की कटार निकाल कर अपने आप में गोंप ली थी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखिए 2010 के 2010 के सेट पेपर था, जिसमें से याद रखोगे इसमें से लगभग 120 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने टोटल 150 का आता था, जिसमें पहले सी सेट भी थे। तो सी सेट के क्वेश्चन हटा दिए, एक्ट के क्वेश्चन हटा दिए, जिसमें से हम आपको 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आए थे। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी होगी? 2019 की होगी। इसी प्रकार 2001 से लेकर कि 2020 तक का पूरा कलेक्शन आपको नालंदा एकेडमी पर मिल जाएगा। सभी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए नालंदा एकेडमी।